हियर आई गो। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर क्या क्या है? सबसे पहले 4 हेड्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे द पावर्स ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और पावर, और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में। ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर क्या क्या है? पहला, जितने भी गवर्नमेंट के काम होंगे स्टेट लेवल पर वो किसके नाम पर चलेंगे? वो चलेंगे किसके नाम पर? गवर्नर के नाम पर। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इन अ स्टेट इज कैरिड ऑन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। सेकेंड, काम करने के रूल्स, ठीक है, साइनिंग वगैरह, ऑर्डर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी सब कौन डिटरमिन करेगा? गवर्नर डिटरमिन करेगा। और आगे चलते हैं। ठीक है, मेकिंग रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन, की फाइल कैसे मूव होगी, कैसे कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन काम कैसे होगा। ठीक है, देन एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द मिनिस्टर्स, ठीक है, ये सब रूल्स कौन बनाएगा? गवर्नर बनाएगा। सीएम की अपॉइंटमेंट, बाकी सब मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट भी कौन करेगा? गवर्नर करेगा। जो भी रूलिंग पार्टी का लीडर होता है स्टेट लेवल पर उसको सीएम बनाया जाता है, और सीएम के कहने पर उसकी एडवाइस के हिसाब से ही मंत्रालय बांटे जाते हैं, यानी एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज। क्लियर? जितने भी मंत्री होते हैं दे होल्ड देयर ऑफिस टिल दे एंजॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर यहाँ अप्लाई होती है। कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहां पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का होना मैंडेटरी है, और ये स्टेट्स कौन कौन सी हैं? जहां ट्राइबल पॉपुलेशन है, जैसे कि जहां ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है जी। पहले बिहार के लिए भी रूल था, मगर बिहार में से जब झारखंड निकल गया, तब से बिहार पर से ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हट गया। और ये कब से हटा? 94th अमेंडमेंट 2006 से। ठीक है जी। देन स्टेट का जो सरकारी वकील है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर एट द स्टेट लेवल, यानी एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करना, और डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सैलरी एंड रेम्युनरेशन वो भी कौन करेगा? हमेशा गवर्नर करेगा। Of course, he is bound to act on the advice of CM and Council of Ministers at the state level. जो एडवोकेट जनरल है वो भी अपना ऑफिस तभी तक होल्ड करेगा टिल ही एंजॉयज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर, जो कि पंचायतों के इलेक्शंस को सुपरिंटेंड करता है, ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन की सैलरी और टेन्योर ऑफ ऑफिस को डिटरमिन करना, ये सब काम किसका है? गवर्नर का है। ओके। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को वैसे हटाया जाएगा जिस प्रकार एक हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग होगी। इट इज एन इम्पीचमेंट, ऑल्दो द वर्ड इम्पीचमेंट इज नॉट यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज नथिंग लेस देन इम्पीचमेंट। और आगे चलते हैं। देन स्टेट लेवल का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जैसे पंजाब में है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा में है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल में है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, किसकी एडवाइस पर करता है? सीएम की। और उसको कैसे हटाया जाएगा? ठीक है, उसको गवर्नर हटा नहीं सकता। They can be removed only by president and not by governor, और इसमें सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी होनी जरूरी होती है, तभी उन्हें हटाया जा सकता है। जब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन का चैप्टर करवाऊंगा तब मैं डिटेल में आपको इसके प्रोविजंस के बारे में बताऊंगा। और आगे चलते हैं। देन स्टेट के अंदर चल रहे किसी भी काम को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर सकता है गवर्नर। ठीक है, कोई भी प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन है कि कोई कानून बनने वाला है, उसके बारे में जानकारी सीएम से मांग सकता है गवर्नर। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी मंत्रालय के बारे में, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के बारे में मांग सकता है गवर्नर फ्रॉम द सीएम और कंसर्न्ड स्टेट लेवल मिनिस्टर। और आगे चलते हैं हम। ही कैन रिक्वायर द सीएम टू सबमिट। देखिए, अगर कोई फैसला सामने आता है, कोई डिसीजन एक पर्टिकुलर मंत्रालय यानी मंत्री का है,
उस फैसले को गवर्नर सीएम के सम्मुख रखकर उसको सबमिट कर देगा, सीएम को सबमिट कर देगा कि आप इसको किसके आगे रखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। लेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिडर इट, ठीक है। और जब सबकी मुहर लग जाएगी, जब सीएम की खास करके उस पर मुहर लग जाएगी, तभी उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के फैसले पर साइन करेगा गवर्नर। इसके साथ ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उस फैसले से। क्लियर? He can require the CM to submit for consideration of Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a single minister, but which has not been considered by whole of the council. हम कहते हैं Council of Ministers is like a ship which sail or sink together. ये इससे पता चलता है। Next, he can recommend President rule. जिस President rule के दो नाम और हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी के लिए वो सलाह दे सकता है प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकता है कि आप स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए, ठीक है जी। और ड्यूरिंग द पीरियड जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तब गवर्नर के पास वाइड रेंजिंग पावर्स आ जाती है। द गवर्नर एंजॉयज एक्सटेंसिव एग्जीक्यूटिव पावर्स एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर? इसी कारण से ये भी कहना गलत नहीं होगा कि प्रेसिडेंट रूल कुछ हिसाब से तो गवर्नर रूल ही होता है। और आगे चलते हैं। फिर स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनके चांसलर्स की अपॉइंटमेंट, और उसके जो चांसलर्स होते हैं वो कौन होते हैं? जनरली जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं वही चांसलर होते हैं। ही एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट, ठीक है। ही आल्सो अपॉइंट्स द वाइस चांसलर्स। गवर्नर ही वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट करता है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे उसमें कई बार होता क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होता है उसको बनाया जाता है चांसलर। और जो यूटीज की है, जो यूनियन टेरिटरी के अंदर कुछ है, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी इन चंडीगढ़, उसका चांसलर कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? और आगे चलते हैं। कमिंग टू लेजिस्लेटिव पावर्स, क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं गवर्नर की, ठीक है। गवर्नर प्रेसिडेंट इंटेग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। आर्टिकल 79 कहता है पार्लियामेंट इक्वल्स टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक उसी प्रकार से गवर्नर भी इंटेग्रल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का। ओके? और क्यों है? क्योंकि ये सब उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स है। सबसे पहला, जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट कैन प्रोरोग द हाउस, कैन समन द हाउस, ठीक उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर गवर्नर कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेचर, और ही कैन डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इस लाइन को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं मैं। देखो, जो डिसोल्यूशन ऑफ विधानसभा को कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये लोअर हाउस है। लोअर हाउस को डिसॉल्व हो सकता है, अपर हाउस डिसॉल्व नहीं हो सकता। कौन डिसॉल्व करेगा? गवर्नर। क्लियर? और समनिंग द हाउस की बुलाना, लेट स्टार्ट अ सेशन, देन प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस कि सेशन खत्म हुआ, सभी अपने घर को जाओ, अब अगले सेशन में मिलेंगे। तो एक सेशन को शुरू करना या एक सेशन को एंड करना स्टेट लेवल पर किसका काम है? गवर्नर का। ये उसकी लेजिस्लेटिव पावर है। और आगे चलते हैं। जो भी पहला सेशन होगा, ठीक है, जनरल इलेक्शंस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी विधानसभा के इलेक्शंस के बाद जो भी पहला सेशन होगा, ठीक है, और हर साल का जो पहला सेशन होगा, ठीक है, वहां पर ज्वाइंटली दोनों हाउसेस के मेंबर बैठेंगे और उनको एड्रेस कौन करेगा? गवर्नर एड्रेस करेगा। क्लियर? और आगे चलते हैं हम। दोनों हाउसेस को मैसेजेस भेज सकता है गवर्नर with respect to a bill pending in the legislature. Clear? Then वो
किसी भी मेंबर को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बना सकता है अगर ये दोनों की दोनों सीट्स खाली हो गई हैं। स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उसका काम करेगा, लेकिन अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो कौन होंगे स्पीकर डिप्टी स्पीकर? अपॉइंटमेंट इज डन बाय द गवर्नर। क्लियर? और आगे चलते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्पीकर वर्ड नहीं यूज होता, वहां वर्ड यूज होता है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। हालांकि काम वही है, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं। क्लियर? तो वहां पर भी अगर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन काम करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। स्टेट के दो हाउस कौन से? लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद। ओके, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन उसका काम करेगा, पर दोनों नहीं है तो किसको बनाया जाएगा? चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन उसको बनाया जाएगा जिसको चुनेगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। आगे देखिए, नॉमिनेशंस, जैसे कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स एट मैक्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। पहले लोकसभा में भी 2 मेंबर्स मैक्सिमम कुड बी नॉमिनेटेड फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, तो अब वो खत्म हो गया है। अब सिर्फ क्या रह गया है? मैक्सिमम 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक वैसे ही स्टेट लेवल पर, ठीक है, 1/6 ऑफ द मेंबर्स, 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस, अपर हाउस का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपॉइंट करेगा कौन? को अपॉइंट करेगा कौन? इसे हम नॉमिनेशन कहते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं कहते। उनको नॉमिनेट करेगा कौन? गवर्नर। ये कहां लिखा है? 171 क्लॉज 5, 171(5) में लिखा है। एंड दे आर द पीपल हु हैव सम स्पेशल नॉलेज और सम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन वन ऑफ द 5 फील्ड्स। और ये 5 फील्ड कौन से हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विस। क्लियर? 4 फील्ड है सेंटर लेवल पर, ठीक है। और जो 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, उसके लिए 4 फील्ड है। उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं है। यहाँ 5 फील्ड है। 5वां फील्ड कौन सा आ गया? कौन सा आ गया? कोऑपरेटिव मूवमेंट। ओके, और वो कहां दिया है? 80 क्लॉज 3 में। राज्यसभा की नॉमिनेशन 80 क्लॉज 3, आर्टिकल 80 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की 1/6 मेंबर्स की नॉमिनेशन 5 फील्ड्स में से कहां दिया? 171 क्लॉज 5। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मैक्सिमम किसी एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, मैक्सिमम किसी एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है गवर्नर इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। कौन है एंग्लो इंडियंस? वो ब्रिटिशर्स, वो एंग्लो इंग्लिश पीपल जो कि आजादी के बाद इंडिया में रह गए और फिर इंडियन हो गए। नेक्स्ट, हु डिसाइड्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करना है फ्रॉम लेजिस्लेचर एट द स्टेट लेवल, then of course किसका फैसला चलेगा? इलेक्शन कमीशन का फैसला चलेगा, ठीक है। लेकिन करेगा कौन? डिसाइड कौन करेगा? गवर्नर। गवर्नर इज बाउंड टू एक्ट ऑन द कंसल्टेशन ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। और आगे चलते हैं। जब गवर्नर के पास कोई बिल पास होकर जाता है, यानी विधानसभा विधान परिषद से पास हो गया, अब वो गया गवर्नर के पास, तो गवर्नर या तो उसको अपना एसेंट दे देगा, या फिर एसेंट को होल्ड कर लेगा, या फिर अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो उसको सेंडिंग द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड टाइम भी बिल पास हो जाता है, बिल इज पास्ड, तो अब गवर्नर दूर है, उसको गवर्नर हैज टू गिव हिज एसेंट, क्योंकि जो सेंडिंग द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन है वो केवल एक ही बार किया जा सकता है। एक एक्स्ट्रा पावर जो कि गवर्नर के पास है स्टेट लेवल पर, मगर प्रेसिडेंट के पास नहीं सेंट्रल लेवल पर, वो क्या है? वो है रिजर्विंग द बिल।
गवर्नर चाहे तो एक बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। एक ऐसा भी केस है जहां पर उसको रिजर्व करना ही होगा। इन वन केस इट इज मैंडेटरी फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो क्या है? जहां पर एक बिल खतरे में डाल देता है पोजीशन ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। सेकंड, 5 और परिस्थितियां जहां पर एक गवर्नर को एक बिल को रिजर्व करना होगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वो क्या है? जब स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ ऐसा किया है जो कि संविधान द्वारा दी गई पावर से ज्यादा है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्टेड अल्ट्रा वायरस। दूसरा, अगर ऑपोजिशन अगर अपोज टू डीपीएसपी है, यानी आर्टिकल 36 टू 51 में जो हमें सिद्धांत दिए गए हैं, अगर उन सिद्धांतों के खिलाफ जाकर कोई लॉ बनाया जा रहा है, तब भी बिल को सेंटर में भेजना पड़ेगा, यानी प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा। देन अगर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री के वो खिलाफ है, या फिर इट इज ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, या फिर इट डील्स विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तब ऐसे में गवर्नर मजबूर है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बिल को रिजर्व करना पड़ेगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और आगे चलते हैं। जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है और अर्जेंट नीड ऑफ अ लॉ इज देयर एट स्टेट लेवल, देन अंडर आर्टिकल 213 a temporary law can be made by governor, that is he can promulgate an ordinance when the legislature is not in session। मगर जैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में आएगा तो उसके सामने ये रखा जाएगा और रीअसेंबली पर अप्रूवल या नॉट अप्रूवल होगा, ठीक है। जो एक बार वो ऑर्डिनेंस बना देता है, उसी ऑर्डिनेंस को वो विथड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है जी। ये सबसे बड़ी एक डिस्क्रिशनरी कुछ हद तक कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली डिस्क्रिशनरी, एक बड़ी पावर है इन द हैंड्स ऑफ गवर्नर। क्लियर? और आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें वो बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम होता है। ओके, देन स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट हो, स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की जो रिपोर्ट हो, कैग की जो रिपोर्ट हो रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ दैट स्टेट, उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सम्मुख रखना, उनके सामने रखना किसका काम है? गवर्नर का। देन इसी कुछ फाइनेंशियल पार्ट्स है, वो क्या है? 5 है। पहला, जो स्टेट का बजट हो, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ स्टेट इज कॉज्ड टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस इन द स्टेट, इट इज डन बाय द गवर्नर। देन मनी बिल को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो केवल विधानसभा में ही पहले हो सकता है, दैट टू विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, जैसे कि सेंट्रल होता है। कभी कोई डिमांड फॉर ग्रांट नहीं हो सकती विदाउट हिज रिकमेंडेशन, यानी सरकार से पैसा निकालना। फिर कॉन्टिजेंसी फंड में से भी अगर कोई पैसा निकालना है फॉर सम अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, तो उसके लिए भी हमें जरूरत पड़ेगी गवर्नर के कंसेंट की। फिर फाइनेंस कमीशन जैसे सेंटर का होता है, वैसे फाइनेंस कमीशन हर 5 साल के लिए बनता है स्टेट लेवल पर भी, ठीक है। और ये पंचायतों और म्युनिसिपैलिटी की फाइनेंशियल पोजीशन के रिव्यू के लिए होता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन इज डन बाय गवर्नर। फिर आती है इसी को जुडिशियल पावर्स, जिसे सबसे मेन है पार्डनिंग पावर। 2 माफिया नहीं दे सकता गवर्नर, और वो 2 माफिया क्या है? डेथ पेनल्टी को माफ करना, सबसे मेन डेथ पेनल्टी को माफ करना, और सेकंड नंबर पर जो माफी नहीं दे सकता वो है कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल की माफी प्रेसिडेंट दे सकता है, गवर्नर नहीं दे सकता। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, कम्यूट, कुछ भी कर सकता है। क्लियर? इन सब का फर्क मैं पहले एक बार बता चुका हूं, एक बार फिर से आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। देन जब भी
जब भी अपॉइंटमेंट होगी हाई कोर्ट जज की, तब कंसल्टेशन की जाएगी गवर्नर के साथ भी। ठीक है, आगे डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट जो होती है, ही मेक्स अपॉइंटमेंट पोस्टिंग्स एंड प्रमोशंस। जो गवर्नर है वो अपॉइंटमेंट करता है, पोस्टिंग्स करता है, प्रमोशंस करता है ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, और कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट जो है वो बाइंडिंग होती है। ये हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो कह देगा वही होगा। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। He also appoints persons to the judicial service of the state, ठीक है, other than district judges in consultation with the state high court and the state public service commission। जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं सब में गवर्नर के ही साइन होते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट और पावर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हैं कौन सी, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर में मैं डिटेल में बताऊंगा, रिप्रीव क्या है, रिस्पाइट क्या है, कॉम्यूटेशन क्या है, रिस्पाइट, ये सब बताऊंगा। क्लियर जी? तो अब हम उसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किन दो के बीच में, प्रेसिडेंट और गवर्नर। ठीक है, इसके बाद अगला ये काम होगा जो हम कल के सेशन में करेंगे। आज के सेशन को मैं यही खत्म करने जा रहा हूं। एनी क्वेश्चंस? कोई भी स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क?